तो ये पुलिस क्या है? पुलिस एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस का क्या काम होता है। वर्क्स ऑफ पुलिस। जनरली एडमिनिस्ट्रेशन का जब बात करते हैं तो दो तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल में आपके डीएम आते हैं, प्रखंड जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे आपके बीडीओ सीओ जो भी जितने भी स्तरीय पदाधिकारी हैं। जब हम लोग बात करते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जिले स्तर पे आपके एसपी होते हैं और जिनका बीपीएससी से नियुक्ति होता है उनका नाम है डीवाईएसपी। इंटरव्यू के दौरान जब हम लोग मॉक इंटरव्यू ले रहे थे तो कई बच्चे ऐसे थे कि एसडीपीओ और डीवाईएसपी में भी डिफरेंस नहीं बता पा रहे थे। तो ये बहुत गलत इमेज जाएगा, इसलिए अच्छे से समझ लेना है। जहाँ कई लोग हायरार्की नहीं बता पाए हैं, कई लोग फुल फॉर्म डीआईजी का मैंने पूछ दिया, फुल फॉर्म बताइए, वो नहीं बता पाए। तो ये एक अच्छा इमेज नहीं जाता है। इसको जो भी उसको जिनका भी प्रेफ़रेंस है, फर्स्ट 3 प्रेफ़रेंस, फर्स्ट 4 प्रेफ़रेंस तो ज़रूर देख लेंगे। ठीक है? तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि पुलिस का क्या-क्या मेन वर्क होता है। उससे पहले हम लोग हायरार्की जान लेते हैं। सभी लोग हायरार्की से परिचित हैं? किन्हीं को कोई समस्या है हायरार्की में? नो सर। फुल फॉर्म में बताइए, डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक। देखिए, हम लोग शुरू से एक बार जिन्हें भी क्लियर नहीं है वो अपना ध्यान रख लेंगे, जान लेंगे। ठीक है? हम एक बार बता देते हैं। देखिए, पहला क्या होता है आपका, सबसे पहला नीचे आपका पुलिस है। पुलिस के बाद होता है कांस्टेबल इसी को बोलते हैं, कांस्टेबल या पुलिस बोलते हैं। फिर हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद होता है सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के बाद आपका इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद डीवाईएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद आपका एसपी, एसपी के बाद आपका सर डीआईजी, डीवाईएसपी हाँ, के बाद एएसपी। आईजी के बाद एडीजी, एडीजी के बाद डीजीपी। जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब आप अनुमंडल में देखेंगे तो अनुमंडल में पद का जो नाम है एसडीपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एसडीपीओ। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। इसका क्या है मेन? देखिए, अब इसमें क्या है कि ये पद है अनुमंडल लेवल पे, जैसे कि जिला स्तर पे पद होता है एसपी, या मान लीजिए हम बात कर लें डीएम का। जैसे अब एसपी में ही देखिएगा तो एसपी में क्या है कि दो तरीके से मान ली बन सकते हैं। एक दो आ सकते हैं कि जो बिहार पुलिस सेवा वाले हैं वो भी प्रमोट होके बनते हैं एसपी। और एक क्या है, जो आईपीएस शुरू से ही है, भारतीय पुलिस सेवा, उससे ही बनते हैं। तो एसडीपीओ में भी सेम है। यहाँ पे भी क्या है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, तो बीपीएस, बिहार पुलिस सेवा, और दूसरा आपका होता है जो आईपीएस। तो जो एक आईपीएस जब बनती है एसडीपीओ, जनरली उनका ये पद जो वो पोस्ट जो ग्रहण कर रही है वो एसडीपीओ का है, लेकिन उनको हम लोग एएसपी कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? एएसपी कहते हैं। और जो बीपीएस वाले बनते हैं तो जनरली डीवाईएसपी से ही उनका मेन जो कैडर है वो क्या है, डीवाईएसपी का है और बिहार पुलिस सेवा का है। इनका क्या है, आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा, और एएसपी। लेकिन जब वो एसडीपीओ बनते हैं, एसडीपीओ का मतलब क्या होता है, उस अनुमंडल में लॉ एंड ऑर्डर, जो भी पुलिस प्रशासन से संबंधित जो भी चुनौतियां आएगी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना है, सारा जो दारोमदार एक एसडीपीओ पे होता है। ठीक है? तो जनरली जब एक आईपीएस बनेगी या बनेगा तो वो एएसपी कहलाते हैं और पद उनका तो एसडीपीओ ही है। लेकिन जो बीपीएस बनेंगे वो डीवाईएसपी रैंक के होते हैं और पद का नाम
जिस पद को वो अभी बैठे हुए हैं, उस पद का नाम है एसडीपीओ। जब आप बड़े जिले में जाएंगे या बड़े शहर, जहाँ जैसे पटना ऐसे शहर में, तो वहाँ पे एक एसएसपी पद भी क्रिएट किया गया है। अब एसएसपी पद पे होते कौन? वही एसपी रैंक के ही होते हैं, लेकिन उनकी सर्विस एक्सपीरियंस ज़्यादा होती है। दैट्स वाई उनको एसएसपी का एक तरह से टैग दे दिया जाता है। इसीलिए क्योंकि एक जिले में कई सारे एसपी होते हैं। अब पटना में जब आप देखेंगे तो पटना पूर्वी है, पटना पश्चिमी है, पटना मध्य है, सिटी एसपी है, ट्रैफिक एसपी है, तो इतने तरह के ग्रामीण एसपी है, इतने तरह के होते हैं। उसका एसएसपी करेंगे अब चाहिए नहीं होगा। तो उसी तरह सर से दोबारा एसएसपी के बता पास दीजिए भी सर। बिहार पुलिस सेवा के होते हैं, तो उनका जो रैंक होता है डीवाईएसपी होते हैं। वो अलग बात है कि उस पद को होल्ड कौन सा पद कर रहे हैं? एसडीपीओ। उसी तरह से आईपीएस जो होते हैं, भारतीय पुलिस सेवा, उनका रैंक एसपी रैंक के हैं अधिकारी, लेकिन वो पद कौन सा होल्ड कर रहे हैं? एसडीपीओ का। एसडीपीओ का क्या काम है? उस अनुमंडल में, उस सब डिवीजन में जो भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी समस्याएं होगी, जो भी चुनौतियां आएगी, सारा हैंडल कौन देखेंगे? ऑल इन ऑल एसडीपीओ होते हैं। मैं बता रहा था कि एक जिले में कई सारे एसपी होते हैं, और उस एसपी के ओवरऑल जो सीनियर होते हैं एसएसपी होते हैं। जहाँ बड़ा जिला है, जैसे पटना में मैं बता रहा था, पटना मध्य होता है, पटना आपका पूर्वी होता है, पटना पश्चिमी होता है, ग्रामीण एसपी होते हैं, सिटी एसपी होते हैं, ट्रैफिक एसपी होते हैं। तो 3, 4, 5, 6 तरह के एसपी होते हैं, और सभी आईपीएस होते हैं समानांतर। वो तो डीवाईएसपी रैंक के भी बनेंगे जो प्रमोशन होकर के। तो सभी का जो मॉनिटरिंग ऑफिसर कौन होते हैं? वो एसएसपी होते हैं। उन्हीं को देखना होता है और उनकी वही मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन जो एसएसपी हैं वो भी एसपी रैंक के ही हैं। वो अलग बात है कि उनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गई, दैट्स व्हाई। लेकिन जब हायरार्की में आते हैं तो एसएसपी का जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक सुशोभित पद है। जैसे उप प्रधानमंत्री है, जो अलंकृत पद है, उप मुख्यमंत्री है, तो उसी तरह से यहाँ भी है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कुछ पूछना है? ठीक है, देखिए अब क्या है कि क्या-क्या मेन पुलिस का क्या-क्या काम होता है। रेगुलर पुलिसिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग। रेगुलर पुलिसिंग का मतलब क्या-क्या रेगुलर काम करता है? एक तो ट्रैफिक संभालना है, किसी भी तरह का मान ली अलग-अलग रूट चार्ट बनता है, किसी तरह का इवेंट होता है, तो उसमें ट्रैफिक रूट चेंज किया जाता है। वो कौन देखेगी? ट्रैफिक पुलिस देखेगी, अल्टीमेटली पुलिस देखती है। पेट्रोलिंग, सबसे महत्वपूर्ण काम। पेट्रोलिंग किस लिए करते हैं? कोई बताइए पॉइंट वाइज। क्राइम प्रिवेंशन के लिए। और आम जनता को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए सर, अपराधियों में डर ठीक पैदा है, करने के लिए। ठीक है। और ठीक है, देखिए सर्विलेंस। सर्विलेंस। तो पेट्रोलिंग का सबसे महत्वपूर्ण काम तो ये होता है कि प्रिवेंटिव। तो क्या होता है ना, जब पेट्रोलिंग रहती है तो जो भी सामाजिक, जो भी आपराधिक तत्व के जो भी होते हैं, वो डरे हुए रहते हैं। एक डिटरेंस होता है कि पुलिस की गाड़ी घूम रही है, जिप्सी घूम रही है, किसी भी तरह का अगर हम लोग आपराधिक काम करते हैं तो हम पे कार्रवाई हो सकता है। तो एक डिटरेंस होता है पहला। दूसरा क्या है? डिटरेंस जब हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि क्राइम ऑटोमेटिक कम रहा है, प्रिवेंशन हो रहा है। प्रिवेंशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। बहुत बड़ा क्राइम करने से पहले डरता है, क्योंकि चोर भी चाहता है कि जो भी काम करें या जो भी अपराधी होते हैं वो चाहते हैं कि ऐसा घटना करे तो हम बच के निकल जाएं। लेकिन पुलिस से डर हर किसी को लगता है। और इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये भी महत्वपूर्ण काम है। पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस तभी तो जान रही है कहाँ पे कितने एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्टिव हैं, किस क्षेत्र में कौन सा क्राइम होता है, किस क्षेत्र में कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है, कहाँ पे ज़्यादा रेगुलर पेट्रोलिंग की ज़रूरत है,
कहाँ से कौन सा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो उस क्षेत्र के जो भी पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको जानकारी पेट्रोलिंग के दौरान बहुत कुछ मिलते रहता है, अलग-अलग तरह के इन्फॉर्मल, खुफिया उसको बोलते हैं, वो रहते हैं। तो प्रिवेंशन मतलब ऑफ सर क्राइम है। एरिया को एनालिसिस करने में सर पेट्रोलिंग का यूज। हाँ, हाँ बिल्कुल। एक ये भी कर सकते हैं कि हम लोग उस क्षेत्र के एरिया को एनालिसिस भी कर पाते हैं, बेहतर तरीके से एनालिसिस कर पाते हैं कि कौन-सा अधिक सेंसिटिव है, कौन-सा कम सेंसिटिव है, कहाँ पे ज़्यादा पेट्रोलिंग की आवश्यकता है, कहाँ पे ज़्यादा एंटी सोशल एलिमेंट्स हो रहा है, कहाँ पे स्मैक का काम हो रहा है, कहाँ पे चोरी का काम ज़्यादा हो रहा है। तो वो सब चीज़ें कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि हम एरिया एनालिसिस भी कर पाते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम कर पाते हैं, डिटरेंस के रूप में इसको हम दिखा पाते हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का भी काम होता है। और क्या काम होता है पुलिस का? प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ आइडेंटिफाइड वीआईपी वल्नरेबल प्लेस। ये बिल्कुल ये महत्वपूर्ण काम है। हम लोग जब भी कोई बड़े रंग के ऑफिसर आते हैं, सचिव, अपर मुख्य सचिव या आईजी रैंक के, कमिश्नर रैंक के या इधर देखेंगे आप मंत्री जो भी आते हैं तो उसकी सुरक्षा भी प्रबंध करना पुलिस प्रशासन का काम होता है, साथ में मजिस्ट्रेट भी होते हैं। एक्ट्स एज असिस्टिंग एजेंसी। देखिए सब पॉइंट है, आप इसको क्या करेंगे, आप लिख के रखेंगे। लिखने से बेनिफिट ये होता है कि आप जहाँ पे उस समय आप बोलने में क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट नहीं याद आता है, लेकिन जब आपके नोट्स में होगा तो आप बोल पाएँगे। और ये सब हैबिट में लाना है। प्रयास करें कि पुलिस का क्या-क्या रोल है, तो बताना है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम सबसे पहले सबसे ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी काम करती है। इसके अलावा क्या करती है कि वीआईपी को सुरक्षा देती है और सबसे महत्वपूर्ण सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टिंग एजेंसी के रूप में काम करती है। अगर जिस दिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हट जाए, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पाएगी। जब भी जब भी मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगता है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी लगता है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, मेला हो, कोई पर्व हो, कोई तो बिना अगर पुलिस ऑफिसर नहीं हो मजिस्ट्रेट के साथ, उसको कौन पहचानेगा? क्योंकि यूनिफ़ॉर्म का एक डिटरेंस होता है। अच्छा पुलिस आई हुई है, मजिस्ट्रेट को कोई पहचान नहीं रहा है, आप क्या हैं, डीएम हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं, कोई मतलब नहीं है। आम जनता यूनिफ़ॉर्म को जानती है। इसीलिए हमेशा जब भी ड्यूटी लगता है, तो ऑफिसर के साथ जो भी सिविल ऑफिसर के साथ एक पुलिस ऑफिसर ज़रूर डिप्यूट किए जाते हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर उससे पब्लिक डरे और एक डिटरेंस रहे कि पुलिस साथ में है। तो ये क्या है, एक असिस्टिंग एजेंसी के रूप में भी काम करती है। इसके अलावा मैंने बताया था कम्युनिटी पोlicing और ये बीट पोlicing का एक एग्जाम्पल है। बीट का मतलब क्या है? रोकना, कम करना। कैसे हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं? सॉरी, इसी को हम लोग बोलते हैं एक शांति समिति की बैठक होती है। जैसे अभी देखिए दुर्गा पूजा चल रहा है, तो आज ही शांति समिति की बैठक हुई थी। तो शांति समिति की बैठक होती है, उसमें क्या होता है, उस क्षेत्र के प्रमुख, उस क्षेत्र के जितने आने वाले मुखिया हैं, अब मान लीजिए जिला में होगा, जब डीएम रहेंगे, एसपी रहेंगे, डीडीसी रहेंगे, एडीएम रहेंगे। एडीएम भी 2 तरह के होते हैं, एक एडीएम होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के और एक एडीएम होते हैं आपके राजस्व के, तो वो भी होते हैं। बाकी जितने भी जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, अब जिला स्तर पे कौन-कौन, जैसे एमपी रहेंगे, एमएलए रहेंगे, जिला परिषद अध्यक्ष रहेगी, नगर परिषद के अध्यक्ष रहेंगे, जितने भी नगर पंचायत आ रहे हैं वो रहेंगे। तो सारे जनप्रतिनिधि और सारे ऑफिसर्स, उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी और सिविल ऑफिसर्स भी, उसी तरीके से ब्लॉक स्तर पे भी होता है। ये किस लिए किया जाता है शांति समिति का बैठक? इसलिए ताकि आपकी भी ज़िम्मेवारी है, हमारा प्रशासन तो मुस्तैद रहेगा ही, लेकिन उतनी भी ज़िम्मेवारी आपकी भी है कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उस क्षेत्र के, तो इसलिए बैठक किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाए, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम मिटिगेट किया जा सके, कुछ भी होता है तो। वही उसी का है कम्युनिटी पोlicing। उसमें क्या होता है कि उस क्षेत्र के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, तो उनके साथ बैठक की जाती है और कि कैसे कहाँ-कहाँ सेंसिटिव हो, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं उस एरिया को, कहाँ पे ज़्यादा पेट्रोलिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा फ़ोर्स की ज़रूरत है, उस हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा फ़ोर्स लगाया जाएगा। और कम्युनिटी पोlicing में क्या है कि रेगुलर हम लोग मीटिंग करते रहते हैं, ताकि वो लोग हमको इन्फॉर्मेशन दे सके
या वो लोग बता सके कि कहाँ पे किस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो कम्युनिटी पुलिस का क्या मतलब है कि पब्लिक और पुलिस का रिलेशन होता है, और साथ-साथ इसमें आप जोड़ सकते हैं कि पब्लिक पुलिस तो रहेगा ही, प्लस रिप्रेजेंटेटिव, तीनों का आपस में एक समन्वय, सामंजस्य, लाइजनिंग, कोऑर्डिनेशन होता है, तो एक बेहतर प्रशासन काम करती है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है क्या वर्क है, मेन वर्क क्या है, डीवाईएसपी का भी वर्क है, मैं उस पर आऊंगा। पहले वही देख ले, क्या डीवाईएसपी का वर्क देख लीजिए। ठीक है, पहले वहीं आ जाते हैं। क्या क्या वर्क होता है बताइए, कोई बताइए क्या वर्क है डीवाईएसपी का। एनीवन प्लीज से। सर कोई क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन पहले डीवाईएसपी को ही दिया जाता है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट सर, सुपरवाइज और ऑफिसर होते हैं। लॉ एनफोर्समेंट, सुपरविजन का काम होता है। ठीक है, एरिया और में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। बहुत बढ़िया। सर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होता है, जैसे उनके अंदर जो भी पुलिस ऑफिसर है, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी छुट्टी, ये सब देखना। पहला पॉइंट क्या रखेंगे हम, डीवाईएसपी का, जैसे मान लें आपसे पूछा जाएगा कि डीवाईएसपी का क्या वर्क प्रोफाइल है, पहला पॉइंट हो जाएगा टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, फिर बताइए। सर लॉ जो होता है वो कानून होता है जो लिखित रूप में सरकार और नीति निर्माताओं के द्वारा बनाया जाता है, जबकि ऑर्डर जो होता है सर वो कानून के अनुसार व्यवस्था को देखना, इस उस कानून का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, उस अनुसार काम करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। एनीवन मोर। सेट ऑफ रूल्स जो है, जो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो होगा वो लॉ डिसाइड करेगा, और बिल्कुल। ऑर्डर होगा उसका एप्लीकेबिलिटी, कैसे उसको एप्लीकेबल किया जाए। बिल्कुल, देखिए यही है कि जो रूल्स और रेगुलेशन जो सेटअप किया गया है, अब वो कौन कौन सा है, आपका आईपीसी है, बहुत सारे नए नए बिल आते रहते हैं, नए नए कानून आते रहते हैं, तो जितने भी सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको हम लोग लॉ कहते हैं। ऑर्डर क्या हो गया, जिस तरीके से उसमें मेंशन किया गया है, क्या उस चीज को मेंटेन किया जा रहा है, उस चीज को फॉलो किया जा रहा है। अब मान लीजिए व्यक्ति को चलना है लेफ्ट साइड से रोड के किनारे, अब वो चलेगा राइट साइड से, सिंपल सा एग्जांपल। लॉ क्या कहता है कि आपको लेफ्ट साइड चलना है, आप चल रहे हैं राइट साइड से, तो लॉ आप फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, ऑर्डर गड़बड़ा गया। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर साथ चलता है, जब लॉ फॉलो होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑर्डर फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो पुलिस का मेन वर्क क्या है, एक तो पहला नंबर ये होता है कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पीस, उस क्षेत्र में पीस हो, स्टेबिलिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। दूसरा कंट्रोल क्राइम, क्राइम को कंट्रोल करना है। मैंने बताया कैसे करेंगे क्राइम कंट्रोल, दो तरीके से होता है। देखिए आप बोलेंगे टू कंट्रोल क्राइम, इंटरव्यू बोर्ड पूछ देगा कैसे करते हैं क्राइम कंट्रोल, तो उसको उनको बताएंगे कि क्राइम कंट्रोल मेनली से दो तरीके से किया जा सकता है, एक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और एक डिटेक्शन ऑफ क्राइम, या उसको क्या कर सकते हैं कि आफ्टर डिटेक्शन प्यूनिटिव एक्शन। प्रिवेंशन में क्या क्या मैंने ये बताया, जैसे कि अब क्या क्या हो सकता है, एक तो पेट्रोलिंग जो कि सबसे महत्वपूर्ण काम है, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, सीसीटीवी कैमरा, आजकल तो ड्रोन का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है और बहुत अच्छा चीज़ भी है, बहुत आसानी तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जहाँ मेला लगता है, जुलूस होता है, वहाँ तो बिल्कुल रखती है और रखना भी चाहिए। व्हीकल ट्रैकर यूजिंग जीपीएस, हमारी गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है, किस क्षेत्र में है, अगर हमारी पुलिस टीम पे किसी तरह का मिस हैपनिंग होता है देन वी कैन इजीली ट्रैक, तो उसके लिए भी है। मेटल डिटेक्टर, जहाँ सेंसिटिव प्लेस में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ तेलंगाना जैसे एरिया में, ड्रोन सर्विलेंस,
तो कैसे हम लोग प्रिवेंटिव क्राइम को कैसे हम लोग रोक सकते हैं? और कोई तरीका है बताइए? पेट्रोलिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, उसमें बहुत तरह का टेक्नोलॉजी हो सकता है। और बताइए और क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन बढ़ा के लोगों के साथ ठीक है, एरियाज के। बिल्कुल लोकल कम्युनिकेशन कम्युनिटी बढ़ा के देंगे। साथ से। हाँ और ठीक जो है, सर विसल ब्लोअर है उनको प्रोटेक्शन देके भी क्या करेंगे? सूचना संकलन पे भी अच्छा हाँ ठीक है, और आईवी के हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करके प्रिवेंटिव पुलिसिंग किया जा सकता है कि कौन सा रीजन वाइज, सेक्टर वाइज बांट। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत सारा तरीका है, तो इसको आप लोग जब भी आप नोट्स बनाए या पॉइंट बना रहे हैं तो उसको लिख लेंगे। पेट्रोलिंग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, उसमें कौन कौन सा अलग टेक्नोलॉजी हो सकता है। आजकल तो कैमरा सबसे महत्वपूर्ण है, ड्रोन हो गया, डिटेक्टर हो गया, व्हीकल ट्रैकर, जीपीएस हो गया, कम्युनिटी पुलिसिंग हो गया। अलग अलग क्षेत्रों में बांट देंगे। जैसे हमारे मान ली थाना में 5 पुलिस ऑफिसर है, तो हाँ भाई, और मान ली 10 पंचायत है, तो 2 आप देखेंगे, 2 आप देखेंगे, 2 आप देखेंगे, मतलब एक बटा हुआ है। और बाकी एसएचओ जो होते हैं ओवरऑल देखते हैं। क्या होता है फुल फॉर्म एसएचओ का? स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है, स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ क्राइम, क्राइम अगर मान ली डिटेक्ट हो गया तो क्या क्या आप एक्शन लेंगे, क्या क्या एक्शन लिया जाता है अगर क्राइम हो गया? तो देखिए, तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। कोई मान लिया आपके यहाँ व्यक्ति आता है, ये तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि हम लोग पहले नंबर इसमें क्या होता है ना कि हम लोग एक्सेसिबल नहीं होते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ यही समस्या होती है कि जब भी आम पब्लिक जाती है तो ये शिकायत होता है आम पब्लिक का कि पुलिस अवेलेबल नहीं रहती है या फ़ोन नहीं उठाती है। तो ये चीज़ें में बदलाव आप बिल्कुल चाहेंगे कि हम लोग ईज़िली एक्सेसिबल रहेंगे। अगर हम बिज़ी हैं तो ऑन अ फ़ोन कॉल, ऑन अ मैसेज या हमारे सबऑर्डिनेट्स हो जाएँगे, तो ईज़िली एक्सेसिबल हो, आप रिस्पॉन्स करें। क्विक रिस्पॉन्स क्या होता है कि वहाँ पे गए तो मान ली कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चल कर के आ रहा है, चल कर के आ रहा है, आप कम से कम ये नहीं कर सकते हैं कि आप बैठ जाइए चेयर पे। थाना में अब जब जाएँगे, तो इस तरह की स्थिति अभी भी बनी हुई है कई जगह, विडंबना यही है कि उनको बैठाया नहीं जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये मान ली कहीं कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं, और व्यक्ति कौन आता है? जो हाशिए पे चला हुआ है, जो सबसे अनएडवांटेज डिसएडवांटेज पीपल है, वही तो जा रहे हैं। जो मोटा रसूख आदमी है वो थोड़ी जाता है थाना, उसका तो काम हो जाता है अन्य तरीके से। तो ये आपकी ज़िम्मेवारी बनती है कि हम ईज़िली एक्सेसिबल हों, रिस्पॉन्स करें, लिसनिंग जो कह रहा है कम से कम सुन तो लें, सुनेंगे तभी तो कार्रवाई करेंगे, क्या समस्या है। इन्वेस्टिगेशन और डिटेशन, तो कोई भी जनरली जब कोई भी क्राइम होता है, तो क्राइम का क्या तरीका है कि हम वहाँ पे जाएँ, देखें कि क्या क्राइम हुआ है, उसको सुनें, इफेक्टिव लिसनिंग करें। अगर लगता है कि एफआईआर जज ये लॉन्च करने लायक है या विदाउट लॉन्च किए भी हम सोल्व कर सकते हैं तो सुलझा दें। छोटा-मोटा मामला ग्राम पंचायत स्तर पे बहुत सारे होते हैं, विवाद होते हैं, तो उसको बिना लड़ाई झगड़ा किए भी ये बिना एफआईआर किए भी सुलझाया जा सकता है। नहीं हो रहा तब तो एफआईआर करना ही है। इन्वेस्टिगेशन जो हो वो उचित तरीके से हो, और बाकी जो चार्जशीट फाइल होता है वो विदिन टाइम बाउंड 60 डेज में हो जाए। अभी समय जो दिया हुआ है 60 डेज है। तो जनरली हम लोग प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव, क्या उसको बोलते हैं, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव ध्यान रखेंगे। ये सीआरपीसी का सेक्शन 151 है, अभी अब सेक्शन चेंज हो गया है। जिन किन्हीं को अगर दिक्कत है तो एक एप्लीकेशन आता है एनसीआरबी का। अगर किन्हीं को लगता है बहुत सारा एक्ट जानना है तो आप एनसीआरबी से जान सकते हैं, उसमें बहुत कुछ उसमें दिया हुआ है। तो एनसीआरबी का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से भी आप जान सकते हैं। इसमें क्या था मोटा-मोटी आप ये जानिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर पुलिस चाहेगी तो किसी भी व्यक्ति को विदाउट एनी वारंट पुलिस कैन अरेस्ट एंड पुनिश।
तो पुलिस का क्या पास अधिकार है कि अगर लगता है कि वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जैसे अभी मेला अभी दुर्गा पूजा का है, अगर जिस व्यक्ति पे शक होता है तो पुलिस उसको हिरासत में ले सकती है या डेली अटेंडेंस बनवाएगी कि थाना में आकर तुम डेली हाजिरी लगाएगा, इसलिए कि पहले से ही मिटिगेट करना है। अब होता क्या है कि अगर वो डेली अटेंडेंस लगा रहा है तो क्योंकि वो पुलिस के नज़र में है, कुछ भी करने से पहले वो 50 बार सोचेगा और पुलिस आसानी से उसको ट्रैक कर सकती है। दैट्स व्हाई क्या होता है कि इस तरह का काम कराया जाता है। अगर किसी को लगता है कि शक के आधार पे पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। प्यूनिटिव में क्या है कि जब घटना घट गया है तो उसको हम लोग कैसे मिटिगेट किए, कैसे उसको दंडात्मक जो प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन का, ये एफआईआर लॉन्च करने का या चार्जशीट दायर करने का, वो सारी प्रक्रिया फॉलो की जाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी जो ये जो आपका है कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला, इसका चेंज हो गया है, इसका अभी 132 है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। कितना है? 132। थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या प्रक्रिया है। कंसेप्ट तो कम से कम पता हो, डेटा नहीं भी याद है, उतना कुछ याद भी है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। लेकिन इतना अपेक्षित है कि इतना अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या प्रक्रिया क्या है कि प्रिवेंटिव में ये होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से पहले, कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि इसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। तो बहुत होता है कि इन वर्स्ट केस या ऐसा एक्सेप्शनल केस होता है कि जहाँ बेल मिल जाता है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलता है। नॉन कॉग्निजेबल में बेल मिलता है। ठीक है, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञेय और क्या बोलते हैं, असंज्ञेय। असंज्ञेय, ठीक है। संज्ञेय और असंज्ञेय। तो इसमें क्या होता है कि 24 आवर्स के अंदर, जैसे सेक्शन 149 है, जैसे राइट अगर दंगा हुआ तो उसमें क्या होता है कि 20 में प्रक्रिया बताऊंगा, लेकिन अभी बात ये समझिए कि प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव दो तरह से एक्शन हम ले सकते हैं। और क्या वर्क हो सकता है? प्रोहिबिटरी ऑर्डर, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डर सेक्शन 144, ये अब चेंज हो गया। पहले जो भी कर्फ्यू वगैरह लगता था इसी आधार पे लगता था, किसी क्षेत्र में करना है, ठीक है, तो इसी आधार पे लगता था। 163 हो गया है। कितना हो गया? 163 है। श्योर है? श्योर है सर। यस 163 ठीक है। हाँ यस अभी ठीक है, रैली में तो लगा था तो ध्यान है। ठीक है, ओके। सर हम लोग तो रोजे लगा रहे हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। हाँ, हम सब इंस्पेक्टर हुए सर। अच्छा, चलिए, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो जानकारी होगा ही। तो क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सेक्शन 163 याद रखेंगे। सीआरपीसी है ना? हाँ सीआरपीसी है। हाँ। अभी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीएनएसएस। बीएनएसएस। और क्या काम हो सकता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर में अभी देखिए जो भी कोसी क्षेत्र है वहाँ पे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गया, ये सब आ रहा है। तो हम लोग कैसे क्विक असिस्टेंस दे सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स दे सकते हैं, कैसे उसको रिहेबिलिटेट किया सकता है, कैसे और क्या-क्या असिस्टेंस मिलना चाहिए उसको कर सकते हैं। रिलेटेड टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, अब किसी तरह का गैस लीकेज हो गया, पोल्यूटेड वाटर जो भी है, तो ये सब एक और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, और जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उसकी सुपरविजनिंग करना, मॉनिटरिंग करना। अभी कई जगह पे ये कंसेप्ट अब आ गया है, जैसे जहाँ-जहाँ अनुमंडल बड़ा है, जहाँ-जहाँ सब डिवीज़न बड़ा है वहाँ पे 1-2 कर दिया गया है। उसमें क्या, जैसे मान लें यहाँ पे ही सिवान में मैरवा था, तो मैरवा में सिवान सदर अनुमंडल है, वहाँ पे बड़ा क्षेत्र हो गया है। तो उसमें क्या कर दिया गया कि पुलिस अनुमंडल 1, पुलिस अनुमंडल 2, जैसे जब आप बात करते हैं थाना, जैसे मान लें ऐसा होता है कि एक ब्लॉक में एक थाना भी हो सकता है, अगर एरिया बड़ा होगा, आबादी ज़्यादा होगी तो 2 थाने भी हो सकते हैं। लेकिन समान तौर पे एक ब्लॉक में एक ही थाना होता है। लेकिन अगर एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो 2 थाने होते हैं। उसी तरीके से अब ये कंसेप्ट सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए
अनुमंडल 1, पुलिस अनुमंडल 1, पुलिस अनुमंडल 2, दोनों जगह पे एसडीपीओ वहीं बैठेंगे और उस क्षेत्र के आने वाले जितने भी थाना है, जितने भी एसएचओ है, उनकी मॉनिटरिंग करना। और क्या है काम है, भीड़ वाले स्थानों पे पेट्रोलिंग ये भी देखना है और कम्युनिटी सर पॉलिसी। मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो हाँ सर, बताइए। हाँ बताइए। ये बोल रही हूँ कि कितने ऑफिसर्स के थाना होगा या आवाज पुलिस नहीं आ रही है, कितने थोड़ा area? पास आके बताइए। बोलिए बोलिए। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि कितने क्षेत्र में एक थाना होता है, मतलब कितने एरिया में कितना एक होगा या फिर कितने लोग के एक थाना होता है? जनरली जैसे कि मान लीजिए आप सपोज करिए कि 7,000 की आबादी होती है, ठीक है, एक ग्राम पंचायत की। सामान्य तौर पे एक जो ब्लॉक होता है, लगभग मिनिमम तो 8 होते ही हैं, मान लीजिए कि 10 पंचायत है, कितना हो गया? 70,000। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 1 लाख की आबादी पे एक थाना प्रयास किया जाता है देने का, जनरली एक ब्लॉक में। अब वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसा क्षेत्र है, डेंस है कि स्पार्स है, देखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? वर्क प्रोफाइल में क्या क्या डीवाईएसपी का रोल हो सकता है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर मैं पूछ रही हूँ स्पेसिफिक डीवाईएस। हेलो, हाँ बोलिए। सर आपने जो अभी वर्क प्रोफाइल बताया सर, ये स्पेसिफिक डीवाईएसपी का होता है क्या सर? हाँ या मतलब जनरलाइज्ड है वर्क? आपसे पूछा जाए कि डीवाईएसपी का क्या फंक्शन है, क्या वर्क करते हैं, तो आप क्या क्या बताएंगे? क्या क्या बताएंगे? पहला बताएंगे कि हम लोग लॉ ऑर्डर मेंटेन करते हैं, पीस स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, क्राइम कंट्रोल करते हैं। 2 तरीके से करते हैं, प्रिवेंशन और डिटेक्शन। उसमें क्या क्या स्टेप मैंने बताया कि प्रिवेंशन कैसे कैसे कर सकते हैं, डिटेक्शन करके उसको कैसे हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा और प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो भी आता है, स्पेशली जहाँ पे कर्फ्यू लग गया है या ऑर्डर मेंटेन करना है, उसको कैसे हम लोग क्या फॉलो करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के किसी तरह का उस क्षेत्र में इतना 3-4 पॉइंट बोलेंगे ही वो आपको स्टॉप कर देंगे, बिकॉज समझ जाते हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी है और इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ समस्या आता है, और सबऑर्डिनेट्स के साथ रेगुलर सुपरविजनिंग करना, रेगुलर मीटिंग करना भीड़ वाले स्थान पे, और कम्युनिटी पॉलिसिंग। ये 5-6 पॉइंट है कि आप एज ए डीवाईएसपी आपका क्या वर्क होता है, क्या रोल होता है, क्या फंक्शन है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर चलिए। सर एक बार हाँ पेन्यूटिव एक्शन को एक बार थोड़ा बता दीजिएगा डीवाईएसपी का। राष्ट्रीय स्तर पर सर अगर 75,000 क्या मैं सुन नहीं पा रहा, क्या बोल रहे हैं आप? राष्ट्रीय स्तर पे यूनिटी एक्शन के बाद स्तर पर सर औसतन मतलब 75,000 पब्लिक पर मतलब एक थाना का गठन किया जाता है। हाँ ऐसे अभी लेकिन बिहार में रेशियो लेकिन 1 लाख पर अभी है हाँ फिलहाल। हाँ हाँ, तो मतलब मोटा मोटी वही है, 1 लाख का ही है हाँ, लगभग है। जी। देखिए, आपसे ये अपेक्षा नहीं कर रही इंटरव्यू बोर्ड कि आप बहुत डीप जान रहे हैं। अपेक्षा ये करे क्या आप थोड़ा बहुत उसके जानते नहीं जानते हैं, कि अगर आप डीवाईएसपी पहला चॉइस रख रहे हैं तो कुछ अलग है कि नहीं है। बाकी तो सब विद्यार्थी रख ही रहा है, अब जो अनएम्प्लॉयड है तो चाह रहा है कि हमें नौकरी मिल जाए, उसको तो इससे उस खास ज्यादा मतलब भी नहीं है। लेकिन ये है, क्लास आप ले रहे हैं तो भाई अच्छे से जान जाइए, आपकी पहली चॉइस है तो क्या कुछ कुछ जान जाना है। इससे ये होता है कि आप वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट बेहतर तरीके से कर पाएंगे, भीड़ से थोड़ा सा अलग आप बता पाएंगे। कुछ सेक्शन हो गया, कुछ आपका जजमेंट हो गया, क्या हायरार्की है, क्या फंक्शन। तब प्यूनिटिव का बात करें, प्यूनिटिव में क्या है कि कोई भी मान ली घटना घट गई तो पुलिस का क्या क्या रोल होता है, स्टेप बाइज क्या होता है। पुलिस वहाँ पे जाएगी, आइडेंटिफाई करेगी जगह पे क्या घटना घटी है, घटना को देखना है, समझना है। समझने के बाद उसमें अगर लगता है कि एफआईआर लॉन्च करने की जरूरत है तो एफआईआर लॉन्च करेगी। अगर लगता है कि नहीं, विदाउट एफआईआर लॉन्च भी समस्या का निपटान किया सकता है तो समस्या का निपटान कर देना है। नहीं है, उसकी एफआईआर लॉन्च की जाएगी। एफआईआर लॉन्च करने के बाद बाकायदा एसएचओ जिसको हैंड ओवर करे। अब बड़े स्तर का क्राइम है तो एसपी आएंगे, डीवाईएसपी आएंगे,
उसके बाद इन्वेस्टिगेट होगा, इन्वेस्टिगेट होने के बाद एफआईआर चार्जशीट दायर की जाता है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया मैं बताऊँगा जो हम लोग पढ़ाएँगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये तरीका है कि आप उसको अगर लगता है कि वो जैसे उसमें क्या होता है कि रिमांड पे लेना होता है। मैंने बताया अभी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी में क्या होता है कि पुलिस अपने रिमांड पे रखती है। जनरली आमतौर पे ये होता है कि 24 आवर्स के अंदर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उनके समक्ष पेश करना होता है। इसलिए उसके बाद उनकी अनुमति होगी कि वो पुलिस कस्टडी के लिए अनुमति दे रहे हैं या जेल में रखना है। क्योंकि पुलिस ये होता है कि कहीं न कहीं ज़बरदस्ती ना बुलवा ले पुलिस फ़ोर्स करके, गवाह ज़बरदस्ती ना ले ले या जो भी है, अगर मान लिए वो निर्दोष है या गलती से पकड़ा गया है, तो इसलिए प्रयास होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहाँ पे रहेंगे, दोनों तरफ से न्याय हो सकेगा। जो भी कन्विक्टेड हैं, जो भी आरोपी हैं, एक्यूज़्ड हैं और पुलिस इसलिए ताकि कोई भी जो एविडेंस है उसके टैम्परिंग नहीं हो सके और दोनों का सुना जा सके। उसके बाद अगर लगता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि नहीं, अपराध जो है थोड़ा-सा ज़्यादा हीनस है या ज़्यादा गंभीर है, तो पुलिस कस्टडी दी जाती है कि इसे और बुलवाइए, जो भी बयान लेना है। क्या ऐसा ही है ना? बताइए सब इंस्पेक्टर। हाँ जी सर। जी सर, जी सर। ये है, ये है। हाँ, अभी तो इस तरह फिलहाल का यही ही सब सर। प्रक्रिया इस तरह प्रक्रिया होती है। सर ये पूछना था सर कि जैसे हुँ, एसआई और एसडीपीओ और एसपीएन सारे तो हुँ। इन्वेस्टिगेट ही करते हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है कि किस केस को किस लेवल पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा? क्या ये नहीं, आईपीसी में वो पहले से तो डिटरमाइंड वो होता तो है? जे जैसे एसडीपीओ और एसपी सुपरवाइज ऑफिसर हो गए। कोई आज जैसे कोई भी केस का अनुसंधान मतलब सब इंस्पेक्टर, जैसे हीनियस नेचर के क्राइम में सब इंस्पेक्टर लोग करते हैं, और छोटा-मोटा केस में फिर एएसआई वगैरह ये सब करते हैं। तो ये डिसाइड देखिए सुपरवाइज करता है ऑफिसर कि हो ये जाते हैं। छोटा है, मोटा है या फिर हीनस है? मतलब ये हाँ, देखिए डिस्क्रिप्शन देखिए या फिर देखिए आईपीसी? मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए हाई प्रोफ़ाइल अब केस हो सर गया। हाई प्रोफ़ाइल केस में कौन जाएगा? बिना डीवाईएसपी, बिना एसडीपीओ, बिना एसपी जाए हुए जनता मानती है? बताइए। मानती है जनता? नहीं नहीं। सुनती है ना? जाना पड़ता है एसपी को हुँ। और उसी समय बयान देना होता है एसपी सर को या मान लीजिए डीवाईएसपी जो भी है कि हाँ, इसके लिए कमिटी गठित कर दी गई है या एसआईटी गठित कर दी गई है ना? और एक टीम काम कर रही है। उसके अब मान लीजिए जैसे देखिए जनरली अगर एक थाना भर मामला है, मान लीजिए ज़्यादा बहुत गंभीर मामला नहीं है, तो एसएचओ देखती है। वो अपना जो उनके अंदर जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं, उनसे करवा देती है। थोड़ा-सा हाई प्रोफाइल है, तो एसपी जाएँगे लेकिन वो क्या करेंगे, एसडीपीओ को दे देंगे, हैंडओवर कर देंगे। वो उसके एसआईटी कमिटी के वो हेड हो जाते हैं। बाकी उसमें अब उस टीम में कौन-कौन होंगे, मान लीजिए हेड तो रहेंगे एसडीपीओ या डीवाईएसपी, बाकी इंस्पेक्टर रहेंगे, एसएचओ रहेंगे, कई थाना के मान लिए 2-3 थाना का मामला है, तो खाना 2-3 मिलते थाना के एसएचओ रहेंगे, फिर एएसआई भी रहेंगे। अब धर-पकड़ करना होगा तो क्या एसडीपीओ और एसएचओ थोड़ी कर लेंगे, पुलिस फ़ोर्स चाहिए ना, तो पुलिस फ़ोर्स चाहिए उसके लिए फ़ोर्स भी होती है, पुलिस फ़ोर्स भी उसके लिए। होती है, होम गार्ड भी होता है, तो डिपेंड करता है हाँ, टीम कितना। टीम सर उसके हाँ, लिए ऐसे सब गठित हो हाँ, जाता है। बिल्कुल। 2-3 तो थाने एक में तरह से टीम गठित हो रहता जाता है है। और उस टीम में हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन एक कह सकते हैं कि ओवरऑल जो टीम के लीडर होते हैं, अब जैसा है मान लीजिए छोटा-मोटा मामला है, तो एसएचओ ही सँभाल लेंगे, बड़ा है एसडीपीओ देखेंगे, उससे बड़ा है तो एसपी सर देखेंगे, तो डिपेंड करता है। और रही बात कि कौन जैसे किसी तरह का डिसाइड करते हैं, बैंक लूट हाँ, हुआ, बड़ा-बड़ा डिसाइड बैंक करेंगे, लूट हुआ। जनरली हाँ, उस थाना में हुआ है, तो उस थाना के एसएचओ डिसाइड कर लेंगे। अगर बहुत बड़ा मामला है, जिला तक मामला पहुँच गया है, एसपी जाएँगे, एसपी डिसाइड करेंगे किसको देना है। अगर लगता है कि उस थाने के एसएचओ से नहीं सँभल पाएगा, एसडीपीओ देखो जी तुम, किसको करना है, अपना कराइए, इन्वेस्टिगेशन होगा, है ना? यही तरीका होता है। चलिए, अब ये एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन या आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी डीवाईएसपी क्यों है? जो मान लीजिए एसआई हैं उनको तो मान लीजिए समझ में आ रहा है कि तो अच्छे से जवाब दे सकते हैं कि हाँ, मुझे शुरू से ही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट था या मुझे यूनिफ़ॉर्म पसंद है। जो अनएम्प्लॉयड हैं
या जो, तो वो कैसे जवाब देंगे, क्या क्या होना चाहिए, कुछ कुछ पॉइंट आप अपने स्तर से ध्यान रखेंगे। कुछ मेरा भी पॉइंट है, देखिए जैसे इसमें ये है कि एक तो आप ये बता सकते हैं, पहला ऐसे डायरेक्ट, या आप कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सरकार के, स्टेट के, प्रशासन के, डायरेक्ट, क्योंकि इन्फॉर्म होता है, इन्फॉर्म दिखता है, तो डायरेक्ट क्या है ना, आप डिटेरेंस के लिए, प्रिवेंशन के लिए आप डायरेक्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो अनएम्प्लॉयड है वो तो बताएंगे ही कि आई विल बी एम्प्लॉयड, इससे बेहतर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा हमें। एक सबसे बड़ा बात है कि नई 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 चुनौतियां, अलग अलग तरह का केस, कभी फेयर में ड्यूटी कर रहे हैं, अलग अलग तरह का मेला लगता है, कभी लॉ एंड ऑर्डर में लगता है, कभी पेट्रोलिंग में भी जाना पड़ता है, कभी अब इन्वेस्टिगेशन में ऐसा, कभी वीआईपी का सिक्योरिटी को लेकर के होता है, तो अलग अलग तरह का नया नया चुनौतियां आते रहता है, उसमें जाना है, देखना है। अभी आर्म्स वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उसमें भी एसएचओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन से पहले आर्म्स का, जितने भी उस क्षेत्र में जितने भी आर्म्स रखे हुए हैं, जो भी मतलब आप कह सकते हैं कि लाइसेंस, जो भी लाइसेंस हथियार है उसका वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें एसएचओ, थाना के जो एसएचओ होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है, साथ में बीडीओ या सीईओ या कोई भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी होते हैं, ज्वाइंट इंस्पेक्शन होता है। तो बहुत सारा अलग अलग रोल, डाइवर्सिफाइड रोल होता है। सबसे महत्वपूर्ण आप ये बता सकते हैं कि एक प्रत्यक्ष अवसर है कि मैं समाज के हर एक वर्गों, खास करके समाज के अंतिम एवं वंचित वर्गों के लिए उसके उचित न्याय में हम एक भागीदार बन सकते हैं। ये कह सकते हैं कि आई कैन गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट फॉर देयर फेयर जस्टिस, स्पेशली फॉर द लोअर सेक्शन, अनप्रिविलेज्ड सेक्शन, उसके लिए मतलब आप इस तरह का जवाब, आप एक पॉइंट फर्स्ट नंबर पर नहीं रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपका समाज सेवा वाला बात हो जाता है, तो उसको सेकेंड थर्ड नंबर पे रख सकते हैं कि हम एक, देखिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं सेवा करूंगा ये फलाना, नहीं, उनके जो सामाजिक सॉरी उनके सामाजिक न्याय में, सोशल जस्टिस में आप क्या कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने में आप एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक आपका एक छोटा सा रोल है, अगर स्पीड ट्रायल नहीं हो रहा है, चार्जशीट दायर नहीं हो रहा है, उनकी क्या क्वेरी है, सोच करके समझ करके सोल्व कर दिए। बाकी तो प्राइड और प्राउड तो होता ही है, जब यूनिफॉर्म पहनेंगे तो अच्छा तो लगता ही है, और जिनका इंटरेस्ट है शुरू से यूनिफॉर्म में, इन्वेस्टिगेशन में, पुलिसिंग में, वो भी बोल सकते हैं इट्स वर्क एरिया ऑफ माय चॉइस। तो 3-4 पॉइंट आप रखेंगे जब भी आपसे बोला जाए, सर however there are many reasons, but there are some few important reasons, like first one is it's work area of my choice, I am too much interested in diversified role, when I wear uniform it feel more proud, especially since childhood I am interested in joining policing, I will be employed, I will get a good financial security with level 9 gazetted officer, and so the most important one, that when I joined I will get a very good opportunity to get to fair justice for especially the unprivileged और लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस तरह से पॉइंट आप 4-5 पॉइंट आप रख सकते हैं, इसी चीज को आप हिंदी में बोलना है इनका जो है। अब बाकी आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, कुछ अगर ऐसा इंसिडेंट घटा, ऐसा कुछ लगा कि नहीं वो हमें बहुत मोटिवेट किया है और वो बताने लायक हो, बताने लायक मैसेज की शॉर्ट में, इन शॉर्ट में बता सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा। ये इन सर वाइज मेरे आंसर से ये है। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है सर कि आपने इंजीनियरिंग का जॉब नहीं करा और इधर आ रहे हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि सर हम जॉब सिक्योरिटी एक एक बड़ा मतलब मेरा ये पर्पस बिल्कुल, रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, ऑफ कोर्स यू शुड मेंशन, बताना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके उसको लेकिन प्रयास करिए कि सेकेंड या थर्ड पे रखें, है ना। पहला प्रयास क्या करना है कि विजुअल रिप्रेजेंटेटिव, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव, इट फील्स प्राउड, आई विल, सबसे अच्छी बात सर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, आई विल बी एम्प्लॉयड, आई विल गेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्पेशली विद इनफॉर्म लेवल 9 गस्टेड
डीडीओ वगैरह जो भी है, ये तो बहुत सारा है, तो ये 4-5 पॉइंट बता देना है। ये हो गया आपका कि ठीक है, इसमें कुछ पूछना है कि कुछ अगर शेयर करना है कि हमारे साथ ऐसा है तो बता सकते हैं उसमें, लेकिन आप ऐसा देख लीजिएगा कि आपका जो आंसर हो थोड़ा प्रैक्टिकल लगे, फैब्रिकेटेड बनावटी नहीं हो, प्रैक्टिकल होना चाहिए, उससे इंसिडेंट घटा हो, और नहीं है तो ऐसा हो कि हाँ लगे कि नहीं सच में रियली इंस्पायरेबल है, इंस्पायरिंग है स्टोरी आपकी। ठीक है, और ये देख लीजिए आलोक राज का, जो हमारे अभी वर्तमान में डीजीपी हैं, इसको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। स से समय, स से सार्थक, स से संवेदनशील, स से शक्ति, सत्यनिष्ठा और विद इन टाइम ऑन स्पीडी ट्रायल। समय रिस्पॉन्स टाइम, मैं बात भी कर रहा था कि नहीं प्रयास करना है कि क्विक रिस्पॉन्स हो, कहीं भी हो एटलीस्ट यू शुड रिस्पॉन्स। और एक और भी तरीका है कि प्रत्येक जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, कॉलेज है, ब्लॉक है, तो जो भी ऑफिसर्स हैं या ग्राम पंचायत का बिल्डिंग होता है, पंचायत सरकार भवन होता है, नगर में देखेंगे तो पार्क है, हॉस्पिटल्स है, तो जहाँ-जहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स है, जहाँ ऑफिशियल बिल्डिंग्स है या जहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो वहाँ पे आपका नाम हो, उस क्षेत्र के एसडीपीओ, उस क्षेत्र के थाना, सबका नाम, उस क्षेत्र के कौन ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनका मोबाइल नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर भी हो कि उस पे मैसेज कर सकते हैं। इस तरह का आप बता सकते हैं, ये मेरी सुविधा देंगे। उससे ये हुआ कि ईज़िली एक्सेसिबल, अगर समय बिज़ी रहा तो मैं रिस्पॉन्स कम से कम कर सकता हूँ, मैं मीटिंग में कहीं हूँ, एट लीस्ट आई विल रिस्पॉन्स। ये चीज़ आप कर सकते हैं। सार्थक, जो भी आप कर रहे हैं, सार्थक हो कार्रवाई, एक तरह से नज़ीर बने अपराधियों के लिए, समाज के लिए। संवेदनशील, सेंसिटिव तो होना ही चाहिए। दिन प्रतिदिन संवेदनशीलता घटती जा रही है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि ऐसा देखा जा रहा है कि पुलिस में दिन प्रतिदिन सेंसिटिविटी घटती जा रही है। उसको आप कैसे टैकल करेंगे, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? तो ये बताइए, आपको अच्छा नहीं लगता है कि आज समाज में स्पेशली पुलिस जो है लोगों के प्रति संवेदनशीलता घटती जा रही है, सेंसिटिविटी नहीं है वो चीज़ें उतने, तो आप कैसे जवाब देंगे, कैसे टैकल करेंगे? सर ट्रेनिंग में सर इंक्लूड करना चाहिए सर ये चीज कि हाउ टू बिहेव। बिल्कुल। सर इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब प्रॉपर कोर्स होना चाहिए सर, मतलब ट्रेनिंग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इमोशनल इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जांपल उन लोग के दिखाना चाहिए क्या क्या फेस करता है, या वीडियो के थ्रू किसी घटना को रिप्रेजेंट करना चाहिए सर ट्रेनिंग में। सर एंगर मैनेजमेंट का क्लास होना चाहिए सर। हाँ, मतलब कोर्स आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग और डिफरेंट वेरियस मॉड्यूल। सर जो संवेदनशील हेलो बताइए। संवेदनशील ऑफिसर है उनको अवार्ड देना चाहिए सर, इससे देख के और भी जागरूकता फैलेगी। हाँ, बिल्कुल अवार्ड कर सकते हैं, अवेयरनेस। एक महत्वपूर्ण और है मीडिया से अगर जो ये सर मीडिया, हाँ बोलिए, रोल मॉडल बने ऑफिसर। हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए सर, नहीं तो इरिटेटेड रहते हैं। ठीक है। देखिए एक चीज और है, आप बोलिए, बताइए। के लिए घंटे निर्धारित होने चाहिए सर, जैसे एक सिविल सर्वेंट के लिए होता है कि आप 8 घंटे कीजिए फिर आपको छुट्टी मिलता है। हाँ, साथ ये सब बिल्कुल है। ये सर एक आम जनता क्वेश्चन है, लाइक जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे करना चाहिए। आवाज नहीं आ रही, फिर से बताइएगा। सर आम जनता के बीच नुक्कड़ नाटक के द्वारा या किसी भी तरह से सर नाटक के माध्यम से उसमें यह दिखाना चाहिए कि आप पुलिस से डरिए नहीं, आप उन्होंने FIR का प्रोसेस की कैसे होता है, आप
जा सकते हाँ हैं, पुलिस आपका हाँ सहयोग ठीक ही है। करेगी, तो ये पुलिसों के द्वारा ही हम्म, किया जाना चाहिए सर। ओके। हाँ तो इसे पॉइंट आप रख सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, अवार्ड है, अवेयरनेस है, वर्क लाइफ बैलेंस है, आम जनता के बीच में। एक सबसे महत्वपूर्ण ये है, जो पुलिस ऑफिसर हैं वो भी कर सकते हैं कि सर हम अपने सबोर्डिनेट्स के रूप में फीमेल ऑफिसर को भी डिप्यूट कर सकते हैं। उस समय में तो आप जो भी हैं एक अच्छा एग्जाम्पल बनेगा। ठीक है, एक बार रिपीट कीजिए सर ये लास्ट आपने वाला पॉइंट फिर से। वही कि आप एज एसडीपीओ वर्क कर रहे हैं तो आपके सबोर्डिनेट्स के रूप में अगर उस तरह का ज़्यादा सेंसिटिव मामला है तो हम अपने फीमेल ऑफिसर्स को भी डिप्यूट कर सकते हैं। सबोर्डिनेट्स जो भी हमारी होगी, तो क्योंकि वो ज़्यादा संवेदनशील होती है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जितने थाना हैं वहाँ पे महिलाएं एसएचओ हम लोग मैं डिप्यूट कर सकता हूँ या डिप्यूट करेंगे। ये भी एक अच्छा मतलब उन्हें लगेगा कि नहीं रियली, एक तो लगे दिखेगा ही कि भाई फीमेल को लेकर सेंसिटिव है, साथ साथ क्योंकि एक अच्छा एग्जाम्पल भी, ये भी आप बात रख सकते हैं। ठीक है, हेलो सर, आवाज आ रही है हाँ क्या मेरी? हाँ रही सर बताइए। ये जो आप ऐसे जैसे क्वेश्चन ये जब आएगा तो सर डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर सर ये बोलेंगे कि हालांकि मेरा मानना है कि सारे वर्गों में हाँ नहीं, लेकिन ये आपको कहना है, ये तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ डेकोरम तो मेंटेन करना ही है। सॉरी सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि पुलिस अभी भी संवेदनशील है और पुलिस अपने स्तर से प्रशासन या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, काम कर रही है। कई जगहों पे जो छिटपुट घटनाएं घट रही है उसके लिए पर्सनली व्यक्ति जिम्मेवार है, उस पुलिस ऑफिसर जिम्मेवार हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, पुलिस प्रशासन अपने स्तर से बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है और इसे अधिक संवेदनशील बनाने के लिए इन चीज़ों किया जा सकता है, ट्रेनिंग दिया जा सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स कराया जा सकता है या अवार्ड अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा सकता है, या हम जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं एसएचओ थाना में महिलाओं को नियुक्त कर सकते हैं। आप इस तरह से तो जो डेकोरम हो तो मेंटेन करना ही है, विदाउट डेकोरम आप नहीं। जब भी इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछा जाए, जब भी आप सॉरी बोलेंगे तो उस तरीके से बोलना है, हल्का स्माइल करना है, सॉरी सर, क्योंकि आप उनके बात को काट रहे हैं। उनके बात को जब भी काटें तो उनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, उनको ये ईगो हर्ट हो नहीं होना चाहिए, तो वो तरीका है, डेकोरम है, वो आपको मेंटेन करना है। ओके, एक लास्ट में वो देख लेते हैं प्रॉब्लम से पुलिस क्या-क्या प्रॉब्लम है पुलिस के साथ, बहुत सारी समस्या हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या अभी हम लोग क्या देखते हैं, ओवरलोड ऑफ, एक तो पहला नंबर फंड। सरकार के पास उतनी फंड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। थाना आज भी जाएँगे, वही पुराना मॉडल पे थाना है। कई जगह थाना बने हैं, लेकिन अभी भी बहुत समस्या है। वहाँ पे रहने में दिक्कत होता है। अब मान लिए 24 आवर्स एक तरह का ड्यूटी है, कभी भी किसी तरह की घटना घट सकती है। अगर उस क्षेत्र में अवेलेबल नहीं होगा तो फिर मॉनिटरिंग करने में, देख-रेख करने में दिक्कत होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड ज़रूरत है। दूसरा क्या है, ओवरलोड, क्योंकि अभी भी नियुक्तियाँ जितनी होनी चाहिए, हालाँकि बहुत नियुक्तियाँ हुई है, लेकिन जो सैंक्शन्ड पोस्ट है उसकी अपेक्षा अभी भी कम ही है। तो नियुक्तियाँ कम है, ओवरलोड वर्क का ज़्यादा है, इस वजह से छुट्टियाँ कम होती है। लैक ऑफ मॉडर्नाइज़ेशन, पुलिस का जो मॉडर्नाइज़ेशन होना चाहिए उसके पास, जैसे कि अभी लखनऊ में, यूपी में एसी वाला हेलमेट मिला है, जो भी ट्रैफिक पुलिस है उसको एसी वाला हेलमेट मिला है कि अब दिन भर वहाँ पे 10 घंटा 8 घंटा खड़ा रहना है धूप में, धूल में, तो थोड़ा-सा तकलीफ तो होता ही है। तो अगर टेक्नोलॉजी होता तो आसानी हो जाता है। उसके अलावा ड्रोन कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो बहुत पापड़ बेलना पड़ता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अगर टेक्नोलॉजी होगा, सीसीटीवी कैमरा महत्वपूर्ण जगह पे लगा होगा तो आसानी हो जाएगा ट्रैक करना उसको, जो भी अपराधी होंगे। पुलिस पब्लिक रिलेशन, हम लोग बात अभी कर ही रहे थे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे पुलिस पब्लिक रिलेशंस को और अधिक स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। रेगुलर मीटिंग हो, बराबर उसको हम लोग मॉनिटरिंग करते रहें, जो समस्या है उसको सुनते रहें, नोट डाउन करते रहें
और रिड्रेस करने का प्रयास करें। और ये फंक्शन और फंक्शनरीज, ये दोनों अलग-अलग चीज़ है। फंक्शन क्या है? क्या उसका कौन तरीके से काम कर रही है पुलिस? 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका कमिश्नरेट सिस्टम और एक होता है जो आमतौर पे हम लोग हमारे यहाँ जो भी है एसपी और डीवाईएसपी का जो सिस्टम चल रहा है, तो जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है वहाँ पे मजिस्ट्रियल पावर और ये होता है कि क्विक जस्टिस या क्विक जो भी डिसीजन लेना है वो खुद पुलिस के अंदर ही निहित होता है। इंट्रिंसिक पावर होता है। जनरली मजिस्ट्रेट लेते हैं मजिस्ट्रियल पावर, चाहे वो सेक्शन धारा लगाना है, वो कर्फ्यू के लिए लगाना है या किसी तरह का ऐसा एक्शन लेना है, वारंट के लिए, तो बहुत तरह का चीज़ों में हेल्प लेना पड़ता है। लैंड डिस्प्यूट का मामला हो तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ज़रूरी हो जाता है। तो वहाँ पे अगर कमिश्नरेट सिस्टम होता है जहाँ पे डीसीपी, एसीपी होते हैं, तो वहाँ पे क्विक डिसीजन लेने में आसानी होता है। इसी को हम लोग शॉर्ट में 3 तरीके का 3F का बात करते हैं। फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज। क्या-क्या फंड की कमी है? क्या-क्या होना चाहिए? फंड में सारा कुछ आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, जैसे अभी जो सीसीटीएनएस लागू किया गया है, ये क्या है? उसी का एग्ज़ाम्पल है। क्या है सीसीटीएनएस? जानते होंगे सभी आप लोग? सर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है सर, हाँ, ऐसा कुछ। क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इसमें जोड़ा गया है कौन-कौन? ईएफआईआर, ये ई प्रोसिक्यूशन, ई प्रिजन, ई कोर्ट, बाकी तो एनसीआर भी हैं ही साथ में। ये सब एक साथ इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना है। कोई भी घटना घटता है तो उसको सारा वो रिकॉर्ड कर कर के ये उसमें पीडीएफ बना करके अपलोड करना होता है, स्कैन करना होता है, ताकि ये डेटा जज के पास भी हो, जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होते हैं, अभियोजन पदाधिकारी, वकील, उसके पास भी हो और बाकी पुलिस के पास तो है ही। तीनों के लाइजनिंग से जो समस्या है, किसी तरह का जो भी केस है, उसको ससमय रिड्रेस किया जा सके, चार्जशीट दायर किया जा सके, जो भी ट्रायल है, ट्रायल हो सके, उसको लेकर के। इलाइट और देखिए अब फंड ज़रूरत है, जीपीएस चाहिए, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन सर्विलेंस, स्कैनर, एलीट एंड एडवांस आर्म्स अम्युनिशन। अभी भी क्या है, जो होमगार्ड होते हैं उनके पास वही पुराना वाला बंदूक होता है, जबकि जो अपराधी होते हैं उनके पास AK-47 या बहुत तरह के पिस्टन होते हैं। तो उसमें भी ज़रूरत है हम लोग को बदलाव करने की। हाईटेक गैजेट्स, अभी तो शायद सब लोग को टैबलेट मिला था। मिला है जी टैबलेट? सबको टैबलेट मिलने वाला था, सबको मिल गया है टैबलेट? सभी पुलिस ऑफिसर को टैबलेट मिलने वाला था, जो भी जितने भी आयो थे, सबको मिलना था। तो ये सब चीज़ें हैं। फंक्शनरीज और फंक्शन। फंक्शन में क्या-क्या है कि क्या-क्या फंक्शन कैसा-कैसा होना चाहिए। कमिश्नरेट सिस्टम होना चाहिए, पेट्रोलिंग और इन्वेस्टिगेशन अलग-अलग होना चाहिए। अगर कमिश्नरेट सिस्टम होता है तो मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें होता है, बहुत सारा ऑर्डर को है, मजिस्ट्रियल पावर को वो पुलिस खुद यूज़ कर पाएगी और जल्द से जल्द डिसीजन ले पाएगी। पेट्रोलिंग और इन्वेस्टिगेशन आज भी जो है, देखिए उसमें क्या सबसे बड़ा चुनौतियाँ ये है कि वही ऑफिसर पेट्रोलिंग भी करेगा, वही ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। अब बताइए कि एक ऑफिसर कितना काम करेगा? दूसरा चीज़, जब वो ऑफिसर पेट्रोलिंग के जा रहा है, अब पेट्रोलिंग और इन्वेस्टिगेशन दोनों बिल्कुल डिफरेंट टास्क है। इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि वहाँ पे माइन्यूट चीज़ें देखना है, अलग-अलग लोगों से बात करना है। अब मान लिए जब जान जाएगा कि ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, तो वो बहुत तरीके से वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। एक डिटरेंस होता है ना इन्फॉर्म का आम जनता में, लेकिन वो एज़ अ इन्फॉर्म मतलब नॉन इन्फॉर्म ड्रेस में जाएँगे, तो इन्वेस्टिगेट आसानी से कर पाएँगे। बहुत सारी चीज़ है, तो ये पेट्रोलिंग का और इन्वेस्टिगेशन का दोनों का एक बँटवारा होना चाहिए। ये पेट्रोलिंग का देखेंगे, ये ऑफिसर्स इतने और ये सारा इन्वेस्टिगेशन का काम देखेंगे। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, आयोग का काम भी वही देख रहे हैं, पेट्रोलिंग का काम भी वही देख रहे हैं। कोई नहीं है तो चलिए आप ही चले जाइए।
तो इन्वेस्टिगेशन का काम थोड़ा बहुत महीन काम है, सूक्ष्म काम है। उसके लिए उसके पास पर्याप्त समय हो, पर्याप्त फ्रीडम हो, ताकि बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट हो सके। और एम्फसाइज़ क्या-क्या पे होना चाहिए? कम्युनिटी पुलिसिंग पे, स्मार्ट पुलिसिंग पे। कम्युनिटी पे तो बात करना है ही, पब्लिक पुलिस स्टेशन के बारे में, साथ-साथ स्मार्ट पुलिसिंग। टेक सेवी हो, टेक्नोलॉजिकल जानकार हो, सेंसिटिव अलर्ट हो, मोबाइल हो, मॉडर्न, उसके पास जो एडवांस एम्यूनेशन हो, ताकि कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर के रेगुलर मॉनिटरिंग होते रहे, रेगुलर मीटिंग होते रहे। ये आपका है फंक्शनरीज। अभी जो बिहार में जो रूल चलता है, वो चलता है 2 तरीके से। जब सेंट्रल गवर्नमेंट पे आप देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, एक तो आपका जो मेन डिफेंस फोर्स है, उसमें आर्मी, एयर फोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, और एक होता है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। पहले उसको हम लोग बोलते थे सीपीएफ-एमएफ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। अब उसी का नाम चेंज हो गया है, अब हो गया है सीएपीएफ, अर्धसैनिक बल। तो पहले क्या होता था कि अभी क्या है कि जो भी डिफेंस फोर्सेज के अंदर आते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, और सीएपीएफ फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे रोल, ड्यूटी, फंक्शन, क्योंकि सीएपीएफ का जो दायित्व होता है, कोई जानते हैं क्या अंतर होता है, बताइए? मेन डिफेंस फोर्स और सीएपीएफ का क्या-क्या रोल होता है? तो सीएपीएफ भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी आ सकता है, ज़रूरी पड़ता है, पर जो डिफेंस होता है वो नहीं आ सकता है। कोई और बताइए? सीएपीएफ जैसे कुछ स्पेसिफिक नक्सलिज्म को डील करने के लिए सीआरपीएफ बनाया गया है। इसमें सीआईएसएफ बनाया गया इंडस्ट्रियल सिटीज के लिए, और रेगुलर आर्मी बेसिकली बॉर्डर पे। आवाज़ थोड़ा-सा आपका दूर से आ रहा है, पास मोबाइल लाके बोलिए। बताइए, आवाज़। कभी उस तरह का डिज़ास्टर होता है, कभी वार होता है या डिज़ास्टर होता है, या कभी-कभार उस तरह का लगता है कि बहुत ज़्यादा केओस हो गया है, तब ड्यूटी ली जाती है आर्म्ड फोर्स का। लेकिन जो आपके सीएपीएफ फोर्सेज हैं, उनकी अलग-अलग ड्यूटी, एक तो लॉ एंड ऑर्डर में भी ली जा सकती है, कहीं मॉब लिंचिंग हो गया, कहीं राइट्स हो गया, इलेक्शन का ड्यूटी हो गया, कहीं पे एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत हो गया। बहुत सारे काम में इनका यूज़ किया जाता है। बाकी तो सुरक्षा के लिए है ही, इसके साथ-साथ कहीं पे अगर लगता है कि मेला का है, वो भी जो भी जहाँ सेंसिटिव प्लेस है, वहाँ पे इनका जितना भी इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पीस मेंटेन करना है, हर जगह सीएपीएफ फोर्स को लगाया जाता है। लेकिन आयरनी ये है कि जहाँ डिफेंस फोर्स के लिए खर्च होता है 5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, और जो सीएपीएफ फोर्स के लिए खर्च होता है, उसके लिए बजट जो आता है 60,000, 70,000 करोड़। जबकि होना क्या चाहिए था, एटलीस्ट आप मान लीजिए ठीक है, वो आपका महत्वपूर्ण कड़ी है डिफेंस फोर्स, उसको भी आप इतना सशक्त करिए, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण काम, बहुत सारे असिस्ट करने में सीएपीएफ फोर्स का योगदान होता है। उसी तरीके से यहाँ भी है, बिहार पुलिस में भी है। जो बिहार सिविल पुलिस है, उसका फंडिंग उल्टा है। मिलिट्री पुलिस को ज़्यादा पैसा मिलता है, सिविल पुलिस को पैसा कम मिलता है, बजट कम एलोकेट होता है। जो बता रहे थे क्यूआरटी का टीम जो होता है, कि जब आती है क्यूआरटी का टीम, कहीं पे राइट्स हो गया या उस तरह का सेंसिटिव कोई मेला है, जुलूस है, तो आती है, लेकिन उसको जनरली कम यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके पास एडवांस इक्विपमेंट ज़्यादा होते हैं, बेहतर होते हैं, समान तौर पे कंपैरेटिव देखिएगा सिविल पुलिस की अपेक्षा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए मिलिट्री पुलिस के लिए फंडिंग कर रहे हैं, तो उसी रेशियो में सिविल पुलिस के लिए भी बजटिंग होना चाहिए, उसके लिए भी पर्याप्त फंड होना चाहिए। तभी भी ये समस्या है कि बिहार मिलिट्री पुलिस के बीएमपी, जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, उस पे ज़्यादा खर्च होता है और बिहार सिविल पुलिस पे खर्च कम होता है। तो ये ठीक नहीं है, इसको प्रोपोर्शनेट किया जा सकता है या फंडिंग को बढ़ाया जा सकता है। बिहार पुलिस मैनुअल रूल्स,
1978 में आया था, अभी 2007 का चल रहा है, शायद 2006 का। क्या सब इंस्पेक्टर हैं? चले गए? एक होता है बिहार पुलिस एक्ट 2007, तो वही उसी को अपडेट किया गया है, लेकिन अभी मान लिए फिर भी 15 साल हो गए हैं। अब तो 15 साल क्या, अभी 18 साल हो गया, तो 17-18 साल हो गए, तो वही है कि अब उसमें नया-नया चीज़ आ गया है, साइबर क्राइम आ गया है, अलग-अलग तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया वाला अपराध, तो उसको कैसे ट्रैक किया सकता है, उसमें प्रोविज़न में बदलाव करने की ज़रूरत है। अभी जो बिल देखे होंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, कि कैसे हम लोग आसानी तरीके से उसको ट्रैक कर सकते हैं, एक डेटाबेस हो, जो एनसीआरबी से, लोकल थाना से, स्टेट गवर्नमेंट से, हर जगह से लिंक्ड हो, कि किसी भी आदमी का अगर उसमें शक होता है, तो उसका डेटा हम लोग डालें और उसको ट्रैक कर सकें, उसका क्या मेडिकल रिकॉर्ड्स है, क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, किस तरह का अपराध किया है, जो आमतौर पे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं। तो इस तरह का बनाया जा रहा है, डेटाबेस बना है, लेकिन अभी बहुत उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो मेन तौर पे जब आपसे चुनौतियाँ पूछा जाए क्या चैलेंजेज़ है, तो फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरीज, इसके अलावा ओवरलोड तो वर्क है ही, जो छुट्टियाँ जितना मिलना चाहिए छुट्टियाँ नहीं मिलता है, इसके अलावा कम्युनिटी पॉलिसिंग का समस्या है, लेकिन ओवरऑल इसमें आ जाएगा। बताइए, इसमें कहीं कुछ पूछना है? क्लियर है? सर हायरार्की में सर ये कमिश्नर कहाँ पे आते हैं सर? कमिश्नर जब आएँगे, जब जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम रहेगा, ठीक है, डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी और एससीपी, एसपी रैंक के हो गए, ये डीवाईएसपी हो गए, एसपी रैंक, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये डीवाईएसपी हो गए, ये एसपी हो गए। जनरली देखिए, अब ये भारतीय पुलिस सेवा जो होता है आईपीएस, तो वो एसीपी रैंक के ही होते हैं, जहाँ पे बड़े-बड़े शहर में गुड़गाँव, नोएडा जो भी है, तो डीसीपी बोलते हैं जनरली, जो डीवाईएसपी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है? कुछ पूछना है इसमें इतना में? बाकी हम लोग फॉर्म अभी पढ़ेंगे, आज तो ज़्यादा समय हो गया। रुपेश सर? हाँ। आज इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। सर मॉडर्न पुलिस एडॉप्शन एक्ट क्या है? बिहार गवर्नमेंट भी मतलब उसको एडॉप्ट की है? मॉडर्नाइजेशन को लेकर के हम लोग बिहार पुलिस सर्विस उसको कितना अधिक